शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, आपने 295 पर पढ़ने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि ब्यावर प्रशासन द्वारा ब्यावर के आसपास के गांवों में दिनांक 12 फरवरी 2026 को वर्षों पूर्व अपने पक्के आशियाने बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा बिना कोई नोटिस दिए गरीबों के मकान तोड़े गए हैं, जो कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। इन गरीब लोगों ने, बीच में मत बोलो भाई, इन गरीब लोगों ने अपनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर वर्षों पूर्व अपने पक्के मकान बनाए। प्रशासन द्वारा बिना बड़ी कार्रवाई में अतिक्रमण हटाने के नाम पर नाटक रचते हुए उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जबकि भूमि को राजकीय कार्यालयों के लिए आवंटित की गई थी, उस दौरान अतिक्रमण युक्त और विवादित भूमि को आवंटन नहीं क्यों किया गया, जबकि नियमों में ही प्रावधान किया गया है कि अतिक्रमण और विवादित भूमि को आवंटित नहीं किया जाएगा। महोदय, प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को बिना नोटिस दिए गए मकान तोड़े गए हैं, जिसके कारण इन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अगर नोटिस दिए जाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अगर प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं तो नोटिस की प्रति उपलब्ध करवाई जाए। अतः निवेदन है कि ब्यावर प्रशासन द्वारा बिना नोटिस तोड़े गए मकान मालिकों को मुआवजा दिए जाने का निर्देश जारी किया जावे तथा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे। धन्यवाद। श्री जीवाराम चौधरी। श्री जीवाराम चौधरी। हाँ, नहीं दे रहे। आपने मुझे 295 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव गौशाला को अनुदान दिलाने बाबत महोदय, राजस्थान में विभिन्न गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अनुदान की राशि कम होने एवं मात्र 9 माह तक के लिए दिए जाने के कारण गौ सेवकों द्वारा बार बार अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार गौशाला में बड़ी गाय को 45 एवं छोटी गाय को 22 रुपये देने का प्रावधान है। ये अनुदान भी 9 महीने के लिए स्वीकृत किया जाता है। इस महंगाई के समय गौशाला चलाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाय हमारी माता है एवं इसकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की स्थिति बहुत दयनीय है। माननीय सदस्य, इसको देखो, ये जो आपने दिया है, मैंने 2 दिए थे अध्यक्ष महोदय। नहीं, जो यहाँ लगा है वही पढ़ना है। 2 दिए होंगे, 4 दिए होंगे, वो तो आपका क्रम में आए। आज जो लगा वो आपने बताया नहीं, वो अध्यक्ष महोदय मेरी ये तो आप पता करो ना, ये मेरा काम यहाँ से थोड़ी है कि मैं बताऊं कौन सा लग रहा है। दोनों में से कौन सा लगा है अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बताया नहीं। अरे आपने तो कहा पटा लिया, मान लिया, तो मैंने समझा यही लगा। पहले कौन सा लगा है वो आया है। एक चोरियों के बाबत में है, एक ये गौ माता के अनुदान के बाबत में है। ये आ रहा है आपके पास? नहीं, ये रहा मेरे पास पड़ा है अध्यक्ष महोदय। आपको भिजवा जाएगा, लगा हुआ है। मैं समझ चाहता हूँ, मैंने 2 दिए थे, कौन सा लगा वो। चलो अब इसको पढ़ लो। ये पढ़ो, दूसरा फोटो देखिए, दूसरा फोटो। गंभीरता क्षमा चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए बोलिए। हाँ, आप बोलिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर में हाँ, बीते कई दिनों से कई गांवों में चोरियों की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कैरिया, चारनीम, सूथाना, बिछावाड़ी मुख्य क्षेत्र है। पुलिस विभाग अन्य मुकदमों में व्यस्त रहती है, अतः क्षेत्र में हो रही चोरियों की बारीकी से जांच कर चोरियों को खोलना और चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। विधानसभा क्षेत्र सांचौर एवं चितलवाड़ा में चोरियों के बढ़ने से आमजन में भारी आक्रोश है। नर्मदा नहर के पानी आने से अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं एवं परिवार के अधिकतर सदस्य व्यापारिक दृष्टि से बाहर रहते हैं। उनको इस स्थिति को भांपकर चोर चोरी करने की फिराक में रहता है। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चोरियों को रोकने के लिए विशेष प्रबंधन किया जाना नितांत आवश्यक है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बढ़ रही चोरियों के प्रकरण के लिए अलग से थाना खोला जाए, जिसमें तकनीकी एक्सपर्ट एवं सभी आधुनिक सुविधा से युक्त हो। वर्तमान पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन 100% परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है
कि क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों को रोकने हेतु चोरियों के रोकथाम के लिए तकनीकी एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त सांचौर शहर में एक नया थाना खोलने की घोषणा की जावे, ताकि समयबद्ध रूप से चोरी की वारदात को खोलकर चोरों को कठोर सजा दिलाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मांगेलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ कस्बे के अत्यंत गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ाईकरण का कार्य किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई बिना किसी स्वीकृत मास्टर प्लान के की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। इस अवैध चौड़ाईकरण के कारण दशकों से काबिज दुकानदारों और मकान मालिकों के निर्माण को बिना उचित विधिक नोटिस दिए ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 295 स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करती है कि नगरपालिका के किसी भी कार्य से यदि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो नगरपालिका उसे उचित प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। प्रशासन द्वारा प्रभावितों को मुआवजा देने के बजाय उन पर दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ नगरपालिका के कार्यों में हुई अनियमितताओं के साथ साथ लक्ष्मणगढ़ बाजार में हो रही चौड़ाईकरण का कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रभावित मकान मालिकों और दुकानदारों को बाजार दर पर मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। जब तक मास्टर प्लान और मुआवजे की विधिक प्रक्रिया पूरी न हो तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। धन्यवाद। श्री उदयलाल डांगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट हाईवे 53 एक महत्वपूर्ण राज्य मार्ग है जो मेरी विधानसभा क्षेत्र की कीर की चौकी से बिंडर तक जाता है। इसके अलावा यह मार्ग बिंडर से आगे बम्बोरा, ऋषभदेव एवं आसपुर जैसे मुख्य क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। वर्तमान में कीर की चौकी से बिंडर तक सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। इस मार्ग पर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क की इस खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जन धन की हानि की आशंका बनी रहती है। यह मार्ग किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के आवागमन का प्रमुख साधन है, किंतु सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आम जन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मार्ग पर टोल भी हैं। टोल टैक्स मुख्य रूप से सड़क के निर्माण, विकास एवं रख रखाव के उद्देश्य से लिया जाता है। टोल से वसूल की गई राशि का उपयोग इसी मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्यों में प्राथमिकता के साथ होना चाहिए, किंतु विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान स्टेट हाईवे 53 पर कीर की चौकी से बिंडर तक की सड़क की शीघ्र मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। श्री उमेश मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 पर बोलने और पढ़ने का अवसर दिया, उसके लिए। मैं नियम 295 के अंतर्गत सदन का ध्यान आसपुर विधानसभा क्षेत्र के स्थित निठवा, वित्रिका, भिगाबाई नहर, सोम फीडर नहर, सोम कमलाबा अम्बा बांध परियोजना की नहर की जर्जर एवं अपेक्षित स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से इन नहरों की नियमित साफ सफाई व मरम्मत एवं रख रखाव नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर गाद भर गई, झाड़ियाँ उग गई तथा जल प्रवाह बाधित हो गया। कई हिस्सों में नहरों की दीवारें अतिक्रस्त हो चुकी। सीपेज के कारण पानी बीच मार्ग में ही रिस कर व्यर्थ हो जाता है। इसका परिणाम स्वरूप
टेल क्षेत्र तक पर्याप्त सिंचाई जल नहीं पहुंच पा रहा है। नहरों की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें पशुओं एवं लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। इस अव्यवस्था से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई, कृषि उत्पादन में गिरावट आई तथा किसानों के आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाए गए तो आगामी फसलों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः निवेदन है कि इस संबंधित नहर तंत्र की तकनीकी जांच कराकर प्राथमिकता के आधार पर व्यापक साफ सफाई, मरम्मत एवं सीपेज निराकरण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराए जाए, ताकि किसानों को नियमित एवं सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। श्री कांति प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अंतर्गत सदन का ध्यान अलवर जिले की प्रतापगढ़ कस्बे की नगरपालिका घोषित किए जाने की जन भावना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, प्रतापगढ़ वर्तमान में तहसील मुख्यालय है तथा भौगोलिक, जनसंख्या एवं प्रशासनिक दृष्टि से नगर पालिका बनने के सभी मापदंड पूर्ण करता है। कस्बे का आवागमन सुदृढ़ है तथा मात्र 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ाग, छापली, लालपुरा, गुजरों, ग्वाड़ा, आमका, टोडा, प्रतापगढ़ एवं माधोगढ़ सहित कई ग्राम पंचायतें स्थित हैं, जिनकी आबादी एवं आर्थिक गतिविधियां प्रतापगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। क्षेत्र में निरंतर बढ़ती जनसंख्या, लगभग 20,000 से अधिक मतदाताओं की उपस्थिति एवं तीव्र शहरीकरण के देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर के सीमित संसाधन विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। नगर पालिका का दर्जा मिलने से बुनियादी ढांचे का शुद्धिकरण, पेयजल, सड़क, प्रकाश एवं अन्य शहरी सुविधाओं का व्यवस्थित विस्तार संभव हो सकेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ को नगर पालिका घोषित करने की क्षेत्रवासियों की दीर्घकालीन मांग को पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। श्री हरलाल सारण। अध्यक्ष महोदय, मेरे 295 पर बोलने का अपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। नियम 295 तहत चूरू विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या के समाधान एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु उल्लेखनीय प्रस्ताव अंतर्गत नियम 295 तहत चूरू विधानसभा क्षेत्र में किसानों की विकट समस्या और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चूरू जिला, जिसे हाल में मरुस्थलीय जिला घोषित किया गया है, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। यहाँ 50 डिग्री तापमान और 0 पर बिंदु पर रहता है। सिंचाई की स्थायी संसाधनों का अभाव है। यह खेती का पूर्ण मानसून पर निर्भर है। इस क्षेत्र किसानों के आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मांगे सदन में पेश रखता हूँ। मेरे क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की भारी कमी है, अतः कुमाराम लिफ्ट योजना कमांड एरिया रकबा बढ़ाया जाए ताकि मेरी विधानसभा क्षेत्र किसानों के पानी मिल सके, उनकी आय में वृद्धि हो, जिससे उन जीवन में खुशहाल हो। वर्ष 2025-26 में आवंटित 584 हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई का लक्ष्य के स्थान पर या मिट्टी की प्रगति को देखते हुए मिनी फुहारा पद्धति को प्राथमिकता दी जाए। मरुस्थलीय में उन्नत खेती, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस पर सब्सिडी 70% देती सरकार। मैं सरकार से मांग करूँगा कि ये 90% किया जाए। साथ ही आवारा पशुओं को फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी पर अनुदान 80% दिया जाए। अल्प वर्षा देखते हुए फार्म बाउंड पर देय अनुदान राशि की बढ़ोतरी की जाए ताकि लागत कम हो सके। अतः सदन के माध्यम में सरकार से आग्रह करूंगा कि चूरू के अन्नदाता के हित में इन मांगों को सहानुभूति विचार कर ताकि कार्रवाई की सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शोभा चौहान। ब्रजो, आप ब्रजो बाद में मेरे को क्या बोलोगे, ऐसे खड़ो ब्रजिए, ये कंटिन्यू चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत में अपर्याप्त स्रोत, जर्जर पाइपलाइन लीकेज, असमान वितरण और बढ़ती आबादी के कारण पेयजल संकट लगातार गहराया जा रहा है। इस कारण गर्मियों में पानी की बहुत किल्लत रहती है। शिवपुरा फिल्टर प्लांट नवीनीकरण और इससे जुड़े गाँवों में सीमेंट की मुख्य पाइपलाइन बदल दी जाती है तो काफ़ी हद तक सोजत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से निजात मिल सकती है।
सोजत के 34 गांवों में दातीवाड़ा प्रोजेक्ट से पेयजल की आपूर्ति होनी थी, परंतु तीसरे चरण में उपरांत भी इन गांवों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि पाइपलाइन व जल कनेक्शन कर दिए गए हैं, परंतु पानी के अभाव में इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इन सभी गांवों में वर्तमान में जवई बांध से आने वाले पेयजल से आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण विधानसभा क्षेत्र के अन्य जगहों पर पानी की कटौती करनी पड़ती है। अगर इस प्रोजेक्ट का कार्य तथा सोजत को मिलने वाला पेयजल जल्द ही मिल जाता है तो 34 गांवों का पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस संबंध में पूर्व में भी इस प्रोजेक्ट से पेयजल संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, अतः अतिशीघ्र उक्त दोनों कार्यों को पूर्ण कर पेयजल की भारी समस्या से विधानसभा क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान कराए। धन्यवाद। श्री गणेश राज बंसल। अध्यक्ष महोदय, आज आपने विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के तहत टारगेट आधारित गवर्नेंस के स्थान पर रियल टाइम बेस्ड गवर्नेंस के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में किसी भी दल की शासन रहा हो, लेकिन गवर्नेंस के नाम पर सिर्फ टारगेट अचीव करने की परंपरा चली आ रही है। ये टारगेट आधारित गवर्नेंस हर विभाग में हावी है, चाहे पुलिस विभाग हो या आबकारी विभाग हो या वाणिज्य कर विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, हर जगह सिर्फ टारगेट आधारित कार्य हो रहा है। और इस टारगेट आधारित गवर्नेंस के दौर में लोक हितकारी गवर्नेंस धरातल पर नजर नहीं आती है। गवर्नेंस के नाम पर सिर्फ आंकड़े प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट्स मिल रही है। पुलिस थानों में कार्रवाई के आंकड़ों का टारगेट होने का क्या मतलब है? ये तो रियल टाइम आधार पर अपराध पर आधारित होनी चाहिए। हमने ये मान लिया है कि हम अपराध को रोक नहीं सकते। इसी प्रकार वाणिज्य कर संग्रहण का टारगेट होने का मतलब है कि हम कर चोरी को रोक नहीं सकते। जहाँ तक एक तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निजी कॉरपोरेशन भविष्य की जरूरतों का भी सटीकता से अनुमान लगाने के लिए कार्य कर रही हैं, और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र गुरिल्ला पत्ती के आधार पर टारगेट बेस्ड गवर्नेंस दे रही है। ये टारगेट आधारित गवर्नेंस तो हमें सिर्फ औपनिवेशिक व्यवस्था की दौर में ले जा रही है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि राज्य के शासन को तकनीक आधारित प्रभावी गवर्नेंस मॉडल पर ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा। शोभा रानी कुशवाहा। श्री कालीचरण सराफ। प्रदेश में उद्योगों को देश में सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, प्रदेश में राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए गत वर्ष राइजिंग राजस्थान और इस वर्ष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य सरकार इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है। विभिन्न नीतियों के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, परंतु इसके विपरीत वर्तमान में चल रहे उद्योगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। वर्तमान में चल रहे उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश किया हुआ है। इन उद्योगों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने सितंबर माह में उद्योगों के बिजली बिल पर कई शुल्क और सरचार्ज लगा दिया है, जिसके कारण उद्योगों के लिए करीब 2.5 से 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई है। महंगी बिजली के कारण उद्योगों की लागत में 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक का इजाफा हो गया है। स्टील, प्लास्टिक और अन्य उद्योगों में बिजली रॉ मटेरियल की तरह उपयोग में आती है। इसके कारण औद्योगिक इकाइयों को परिचालन खर्च 25 से 40% तक बिजली पर खर्च करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप कई औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई है। नए निवेशक MOU के बाद भी प्रदेश में औद्योगिक इकाइयाँ लगाने से कतरा रहे हैं। अतः मैं ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि महंगी बिजली होने के कारण जो औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो रही है वो पुनः चालू हो सके, बिजली की दरों में कमी की जाए। धन्यवाद। सिंह मीणा लास्ट। अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर 295 पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जावर क्षेत्र में संचालित जावर मंच में स्थानीय निवासियों को रोजगार देने के संबंध में
महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा नियम 295 के अंतर्गत मैं सरकार का ध्यान जिला उदयपुर स्थित जावर क्षेत्र में संचालित जावर मंच में स्थानीय निवासियों से संबंधित गंभीर शिकायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 अवधि के दौरान कार्य से पृथक किए गए अनेक स्थानीय श्रमिकों को आज तक पुनः रोजगार पर नहीं लिया गया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रबंधन एवं संबंधित यूनियन के बीच समन्वय के कारण स्थानीय श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति के स्थान पर दैनिक मजदूरी पर रखा जा रहा है, जबकि बाहरी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। सेंटर बोरई क्षेत्र के बाहर खातेदारी भूमि को अवरुद्ध किए जाने, रासायनिक युक्त जल के निकास मार्गों की मरम्मत न होने तथा धूल मलबे के जमाव से स्थानीय जनजीवन प्रभावित होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। टेलिंग डैम क्षेत्र में सुरक्षित दीवार एवं फेंसिंग की स्थिति तथा खनन अवशिष्ट के भंडारण को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। वर्ष 2024 में स्थानीय मांगों को लेकर हुए आंदोलन के पश्चात रोजगार संबंधी आश्वासन दिए जाने के बावजूद कथित रूप से उन्हें नियमित रूप से लागू नहीं किया गया है। साथ ही कर्मचारियों द्वारा शिकायत करने पर प्रताड़ना की आशंका की भी व्यक्त की जा रही है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि समस्त प्रकरणों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा स्थानीय रोजगार, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं श्रमिक अधिकारों की सुनिश्चित हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा वेतन विसंगति को दूर करते हुए सम्मान वेतन दिया जाए। धन्यवाद। पर्ची श्री चेतन पटेल कोलाना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे आज पर्ची के माध्यम से आपने प्रदेश में गौवंश की बिगड़ती स्थिति के बारे में बोलने का मौका दिया, आपका आभार। और मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं कि आज मेरी पर्ची खुली इस विषय पे बोलने के लिए। मुझे ये बताते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि प्रदेश में आज जो गौवंश की स्थिति है बड़ी दयनीय हो चुकी है और सिर्फ दलगत राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। प्रदेश में हर जगह नगर नगर, डगर डगर, गली गली, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, फ्लाईओवर, सब जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और तो और माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ट्रैक पे भी गौवंश आ चुके हैं और कट रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, खाने को प्लास्टिक मिल रही है केवल और केवल। ये इसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा चिंतित है और आक्रोश है लोगों के अंदर और आंदोलन हो रहे हैं। बजट घोषणा 2025 में सरकार ने गौवंश के लिए गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा करके बहुत वाहवाही लूटी, जबकि इस बजट घोषणा की और गौवंश संरक्षण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की कागज में तो चल रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। माननीय अध्यक्ष जी, निरंतर अखबार में प्रकाशित होता आया है कि 10-10 महीने से गौशालाओं के अनुदान राशि को राज्य सरकार ने रोका गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर 2500 गौशालाएं हैं, जिसमें कुल वंश 14 लाख, गोवंश 14 लाख, जिसकी अनुदान राशि 1120 करोड़ रुपए की राशि को महीनों तक सरकार द्वारा रोका गया। मेरे खुद के जिला कोटा के अंदर 28 कुल गौशालाओं में से कुल गोवंश जिसमें 9800 गोवंश है, उसकी 2000 करोड़ राशि को महीनों तक रोका गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गौशालाओं की जो भुगतान राशि है, मार्च 2025 में आखिरी बार इसका भुगतान हुआ था, जबकि ये भी सोचने का विषय है कि इस मार्च 2025 से भी पहले 6 महीने तक इस अनुदान को लंबित रखा गया, जबकि 3 महीने के अंदर इस अनुदान राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज होना ये चाहिए कि 9 महीने के लिए जो अनुदान राशि दी जाती है उसको सरकार को बढ़ाकर 12 महीने तक करना चाहिए। सरकार की उदासीनता और लाचार कार्यशैली गौशालाओं में पल रहे गोवंश के लिए संकट की घड़ी बन चुकी है। और तो और माननीय हालात ये हो चुके हैं कि उधारी पर चारा देने वालों ने भी हाथ खींच लिए। बस 2 मिनट साहब, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल गोवंशों की बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। हो सकता है चुनाव आते से ही हो, लेकिन आपके माध्यम से कहना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय पशुपालन विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।
कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संचालित 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा 2023-24 के छात्रों के साथ हो रहे खुले अन्याय के विरोध में आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। महोदय, विश्वविद्यालय आज तक ये कह रहा है कि कॉलेजों में जो 2 साल हुए बच्चे पढ़े हैं उन कॉलेजों की एनओसी नहीं होने के कारण उनको परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। महोदय, कॉलेज में बच्चों ने खुद नहीं चुने थे, ये कॉलेज सरकारी प्रक्रिया के तहत उन्हें अलॉट हुए थे। बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा उनके अधीन 14 कॉलेजों में लगभग 2700 बच्चे थे जिनको ये कॉलेज अलॉट हुए। प्रत्येक वर्ष की उनको 85,000 फीस भरनी पड़ी थी और इन कॉलेजों के प्रत्येक वर्ष के अनुसार 2 वर्ष के अंदर 1,70,000 रुपये उनके फीस थी। उसके बाद में इनके 2 साल पूरे होने के बाद में इन्हें कॉलेज की मान्यता रद्द बताई गई, इनको बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सिस्टम की गलती थी या क्या यह बीकानेर यूनिवर्सिटी की गलती थी, और यह गलती प्रशासनिक तौर पर थी तो इन बच्चों के भविष्य के साथ में क्यों खेला जाए। सवाल यह है कि आज 14 ऐसे बच्चे हैं जो पशु परिसर भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए और आज वो हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं महोदय, मंत्री महोदय से भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि सभी जो वंचित बच्चे हैं तुरंत विशेष अनुमति के माध्यम से उनको आगामी समय में परीक्षाओं में बैठने दिया जाए। साथ साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर जो अधीन यूनिवर्सिटी उन कॉलेज के अधीन इन बच्चों को ले और इनके साथ में उनको परीक्षाओं में तुरंत दे। बच्चों का डिप्लोमा बिना साल खराब किए होना चाहिए। आप और हम सब जानते हैं वो बच्चे गरीब परिवार और गरीब परिवेश से आते हैं, किस प्रकार की मजबूरियां देखते हैं, उनका सपना, उनका परिवार सब कुछ टूट जाता है। मैं तो कहना चाहूंगा इस गंभीर विषय पर आज ही आप मंत्री महोदय बोले कि इन बच्चों का भविष्य किसी भी हालत में खराब नहीं होगा। सरकार की सोच से ऊपर उठकर एक ग्रामीण अंचल से, आदिवासी अंचल से या प्रदेश के जितने भी तमाम बच्चे हैं उनके भविष्य की चिंता करते हुए आज ही तय करें कि उन्हें भविष्य में परीक्षा से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। आप अगर अध्यक्ष महोदय एक थोड़ा सा समय देते हो तो मैं 75 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में कहना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी एरिया के अंदर 75 बच्चे अध्यक्ष महोदय जिनको 2 नौकरी पे रखा गया शिक्षक भर्ती में, और 2 साल रखने के बाद में उनको सरकार कहती है कि ये इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण नहीं है, ये सरकार की गलती थी। हाईकोर्ट उनको आज वापिस स्थायीकरण करने की बात करता है। अब वो 75 बच्चे 2 साल नौकरी करने के बाद में अपने आप में बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, समाज में अपेक्षा चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के नीमराणा उपखंड पर एडीजे कोर्ट खोलने की मांग को लेकर आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। नीमराणा उपखंड के ऊपर जो है NH 48 से के ऊपर स्थापित है, जहां करीब सैकड़ों निजी विद्यालय, 2 विश्वविद्यालय और जापानी और इंडियन जोन फैक्ट्रियों का जो सैकड़ों फैक्ट्रियां वहाँ लगी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उसके कारण से वहाँ बाहर के लोग मजदूरी करने के लिए, काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे अपराधों की संख्या वहाँ बढ़ गई है। और उस क्षेत्र के अंदर उपखंड के नीचे 3 थाने लगते हैं, शाजापुर, नीमराणा और जो मांडर थाना लगता है, जिसके अंदर लगभग 2000 FIR प्रतिवर्ष दर्ज हो रही हैं। मैं और इसके अंदर जिसका अपीलीय न्यायालय भी बहरोड लगता है, अगर अपील करने के लिए जाएगा तो बहरोड जाना पड़ेगा, जिसमें नीमराणा क्षेत्र के आखिरी गांव से वो जो है कोर्ट, बहरोड कोर्ट में जाएगा, वो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी उसको लगती है। मेरा निवेदन है कि सरकार का भी ऐसा मानना रहता है कि व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को सस्ता न्याय मिले, नज़दीक न्याय मिले, इसलिए वहाँ पर अभी वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय संचालित हैं, जिसमें भी लगभग 3607 जो है मुकदमे विचाराधीन है, जिनका भी अपीलीय न्यायालय भी बहरोड ही लगता है, जो वर्तमान में न्यायालय एडीजे संख्या 2 बहरोड लगता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नीमराणा में जो एडीजे कोर्ट खोलने की जो मांग है, जिसमें लगभग 1900 मुकदमे एडीजे संख्या 2 बहरोड में चलता है, मेरा निवेदन आपसे है कि जो कोर्ट बहरोड में चल रहा है उसको केवल हम लोग कैंप कोर्ट के माध्यम से नीमराणा में संचालित कर सकते हैं। वीक में एक बार वहाँ कैंप कोर्ट हो जाए, जिससे लोगों को वहाँ पर सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, बाहर नहीं जाना पड़े। और ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में नीमराणा में जो एडीजे न्यायालय खोलना जो न्याय संगत होगा और वहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरे ACJM कोर्ट की सरकार ने घोषणा करी थी, उसको भी तुरंत स्थापित किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष गर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
भरतपुर में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की घोषणा सन 2023 में की गई थी। कोर्ट खोल दिया। शुरू हो गया। मंत्री जी घोषणा कर दो कोर्ट की। बोलेंगे अभी। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में बजट घोषणा की गई थी, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, टेंडर हो गए थे, कुछ बाउंड्री वॉल का कार्य बीकानेर वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस ज़मीन का निरस्त करके और दूसरी जगह आवंटन कर दिया गया है, जगीना गांव में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस कॉलेज को खोले हुए काफ़ी घोषणा किए हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, और मुझे जो जानकारी है इसकी एक DPR भी बनवाई गई है 135 करोड़ रुपए की, और उसमें यह भी आया था कि 45 करोड़ रुपए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एग्री कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये कहा गया था कि बजट घोषणा में इसकी बजट में घोषणा करवाएंगे 2026-27 में। लेकिन मुझे अफसोस है और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसको प्रायोरिटी दे करके माननीय मुख्यमंत्री से मेरी तरफ से आप अनुरोध कर दीजिए कि भाई ये 45 करोड़ की जब वित्तीय विभाग ने स्वीकृति के लिए सहमति दे दी और अभी भी 2026-27 में इसमें बजट घोषणा में पुनः शामिल नहीं किया गया, तो क्या कारण है, इसको भी देखें। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो है भरतपुर का प्रमुख जो पालन है पशुपालन कृषि का होता है, TTZ और NCR की वजह से उद्योग नहीं आते हैं। एक एजुकेशन हब बनाने का एक संकल्प लिया गया है, जिसमें आयुर्वेद महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पशु विज्ञान महाविद्यालय खुलवाए गए थे, उसमें कुछ चालू हो गए थे, ये भी चालू हो जाता, वित्तीय स्वीकृति टेंडर हो गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उसको जो है डेफर कर दिया गया। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पशु विज्ञान महाविद्यालय को जो माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे 27 तारीख को, उसमें वित्तीय स्वीकृति के लिए कहें और इसका काम इस वित्तीय वर्ष में शुरू करवा दें। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पूछना नहीं है, अब हो गया। व्यक्तिगत मिलके करना, ये सदन का विषय नहीं रहा। अमित चाचान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हर एक पे पूछ लेंगे तो राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिलवाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षण करता हूं। कानून मंत्री का इसमें वो एक ही है, ये विषय कानून का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक मानवीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, और भविष्य में राजस्थान सरकार के जितने भी कार्मिक है और प्रभु नहीं करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर इनका धन्यवाद करूंगा कि ऐसे विषयों को आपने रखा है। मुख्य रूप से विषय यह है कि ये सुभाष चंद्र एक कांस्टेबल था जो 2015 में ड्यूटी के दौरान अस्वस्थ हो गया, और जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो पूर्ण रूप से दिव्यांग हो गया, और वो शायद कोमा में है अभी भी 2015 से आज दिन तक। और परिवार वालों ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया, पर तत्कालीन समय में ऐसे अनुकंपा के कोई नियम नहीं थे। 2023 में अनुकंपा के नियम बनाए, जिसका मैं भी आपको जिक्र करूंगा, परंतु उनमें दुर्घटना से ग्रसित होना और कोमा या दिव्यांगत होती तो ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती थी। और पुलिस विभाग ने जो आवेदन किया वो कार्मिक विभाग की राय ये रही कि चूँकि नियमों में नहीं आ रहा है इसलिए किए जाना संभव नहीं है। और बाद में माननीय सदस्य का भी आग्रह है इसमें कि इसमें कहीं न कहीं शिथिलता दी जावे, और जो ये नियम 2023 में बने थे इसमें क्रम संख्या 14 पर कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति के संबंध में यदि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी जो कि ऐसी कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक व समीचीन समझे। इसमें तो एग्जैक्ट रूप में ये नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को कि उन्होंने इस मानवीय दृष्टिकोण को समझा
और काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत ये वर्ष 2026-27 का जो बजट आया, उस बजट में ये घोषणा की है कि जो कार्मिक किसी कारण से नौकरी करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाता है और मेडिकल बोर्ड से ये पूर्ण डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र आ जाता है, तो पुराने नियम 2023 वाले नियमों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह के नए नियम बना करके उस कार्मिक को सेवानिवृत्ति दे करके उसके आश्रितों में से जो पात्रता रखता है उसको अनुकंपा नियुक्ति देंगे। मैं इस स्टेज पर इतना निवेदन करूंगा, इस मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत तंग होगी, क्योंकि कमाने वाला था वो कमाने की स्थिति 2015 से कॉमा में, तो आर्थिक खर्चा भी बहुत हुआ होगा, ये हम सब मान के चलते हैं। और जब वो हमारा परिवार का कमाने वाला सदस्य इस तरह से परिवार में रहता है तो मानसिक वेदना होना भी स्वाभाविक है। मैं माननीय सदस्य से ये निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार की संवेदनशीलता और जो अभी 2 वर्ष इस बजट में घोषणा की है उसके अनुसार हम नियमों में होते हुए भी इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये तो रिजेक्ट हो गया 2023 के, चूँकि नियमों में नहीं आ रहा इसलिए ये रिजेक्ट हो गया है, पुनः आप आवेदन करें। परिवार में जो भी पात्रता रखता है उसको अनुकंपा नियुक्ति देने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य, जैसे मंत्री जी ने बताया कि वास्तव में ये बहुत गंभीर है। मैं पिछले 7 सालों से लगातार इसको अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और लंबे प्रयास के बाद ही 2023 में हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मानवता को देखते हुए यह अनुकंपा नियुक्ति 2023 नियम लेकर आए थे। लेकिन अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने इस तरह का राइडर लगा दिया कि यह सिर्फ दुर्घटना में मिलता है, जबकि कार्मिक की कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत हम अनुकंपा नियुक्ति, चाहे वो एक्सीडेंट में हो चाहे हार्ट अटैक में, उनको मिलती है, उसी अनुसार उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन काफ़ी देरी हुई। अब जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है हम इनका पुनः आवेदन करवा देंगे और इस तरह के अन्य भी कोई भी राज्य में प्रकरण है उनको भी नियमों में स्थिरता देते हुए उनको नियुक्ति दी, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि आज बुजुर्ग पिता जब मेरे पास आता था, मेरे पास कोई शब्द नहीं होते थे, उनको मैं क्या सांत्वना दूं, क्या कहूं। और आज इस सदन के माध्यम से जो इनको नियुक्ति मिलने जा रही है, इसके लिए आप पूरे सदन का मैं धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपका भी धन्यवाद करूंगा और सरकार से यही निवेदन करूंगा कि यह आवेदन करने के बाद अति शीघ्र उन परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। कुछ कहेंगे? दो लाइन, ज़्यादा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा सही थी। नियम बने 2023 में, अब नियम 2023 में बने तो ये कहीं न कहीं प्रक्रिया से निपट के आए होंगे। अब मैं हमारे अधिकारियों को दोष दूँ ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हम भी शामिल हैं और मंत्रिमंडल में गया होगा, मंत्रिमंडल से पास हुआ होगा, विधायी कार्य है तो हमारे मंत्रालय भी गया होगा, पुलिस मंत्रालय विभाग से आया होगा, पर कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं रखा। माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सरकार ने लाया। कोई भी व्यक्ति अगर परिवार का कमाने वाला पूर्ण रूप से अयोग्य हो जावे कमाने में और ये प्रमाण पत्र अगर मिल जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति किसी, जैसा आपने बताया, हार्ट अटैक से हो, गिरने से हो, चलने से हो, एक्सीडेंट से हो, किसी भी वजह से हो। पर आप इतना बात तो जरूर कह देते हैं कि एक्सीडेंट का रखा, तो आप भी माननीय सदस्य से कहते ये एक्सीडेंट तो रोड पे हो जाता है, इसीलिए। पर कोई बात नहीं, बीती सो बीती। हम दोष नहीं देते, हम काम करते हैं और हम काम करेंगे और हमारे इस परिवार को या ऐसे अनेक परिवार होगा, ये नियम बनेंगे। इतनी सी देरी लगेगी, विधानसभा में बजट घोषणा हुई है, इसके नियम बनते ही हम तुरंत ही आवेदन आएगा या अन्य लोगों के भी आवेदन आएंगे तो उस पर पूरा विचार करके उसको अनुकंपा नियुक्ति देने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। श्री अगला श्री शत्रुघ्न गौतम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड़, अजमेर में कथित चरागाह भूमि का बिसरपुर विस्थापितों को आवंटन किए जाने के से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिसलपुर